इससे पहले जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो हमने फंक्शंस के टाइप सीखे थे, उनका ग्राफ, डोमेन और रेंज, और फंक्शन को आइडेंटिफाई किया था कि वो वन वन कब होगा, ऑन टू कब होगा, राइट? इंजेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो आज फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ के हम क्या करेंगे, इन्वर्स सीखेंगे। किसी फंक्शन को अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं, उसके लिए कंडीशन क्या है, और अगर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर फंक्शन का इन्वर्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करके पहले कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड यू हैव टू आंसर। आई होप सभी को याद होगा वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होते थे। तो वन वन फंक्शन को कोई बताएगा, एक अदर नेम से भी जानते थे, क्या बोलते थे? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव बोलते थे। और ऑन टू के लिए सर्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बोलते थे। और अगर दोनों है, बोथ, तब क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए कंडीशन यही है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो पहले, उससे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया, लेट्स से मैंने आपसे ऐसे पूछ लिया, क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 5 और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स है लेट्स से 6, और मैंने एक मैपिंग करी, मैपिंग मतलब फंक्शन बनाया, नंबर ऑफ, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ मैपिंग्स बतानी है, नंबर ऑफ मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी विच आर क्या होनी चाहिए, वन वन, कितनी होंगी, और आपको बताना है कितनी ऑन टू होंगी। तो अगर ए से बी मैपिंग करता हूं, मतलब ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट के साथ लिंक करते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं, तो कितने वन वन फंक्शन बनेंगे और कितने ऑन टू बनेंगे। तो पहले वन वन अगर फंक्शन बना रहे हैं ए टू बी, तो कितने बनेंगे, कितने आएंगे बेटा? 5। बाकी सभी 5 ही होगा भाई आंसर। सोचो और फिर आंसर दो। 5 रॉन्ग है, सोचो और फिर आंसर दो, आराम से समझो पहले क्या करा हमने। 32। देखो एक मिनट देखो, पहले समझो। ए में 5 एलिमेंट्स हैं, लेट्स से ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई, ये 5 एलिमेंट्स हैं। और बी सेट है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, उनको मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लिया। अब आपको जो मैपिंग करनी है वो वन वन होना चाहिए। वन वन का मतलब है ए को आप, सबसे पहले बताओ ए को आप कितने जनों से लिंक कर सकते हो, ए के लिए कितने पॉसिबल वेज है मेरे पास लिंक करने के लिए? 6। ए को मैं 6 वेज में लिंक कर सकता हूँ, राइट? यस सर। ए को मैं 6 तरह से मैप कर सकता हूँ। जब ए को मैप कर दिया तो किसी ना किसी बी वाले एलिमेंट के साथ मैप हो गया होगा वो। अब बी के लिए जो चॉइसेस बचेंगी मैप करने के लिए, वो कितनी बचेंगी? 5 बचेंगी। अच्छा, फिर सी के लिए? 4। डी के लिए बचेंगी 4। फिर डी के लिए? 3। ई के लिए? 2। तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स अगर मुझे करनी है तो वो कितनी होगी, वन वन। इन सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? यस सर। बताओ भाई, ठीक है? यस सर। ये सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो टोटल मैपिंग कितनी होगी? 720, राइट? यस सर। तो यानी कि मैं 720 अलग अलग तरह से क्या कर सकता हूँ, मैपिंग कर सकता हूँ, जिसमें मेरा जो ए टू बी फंक्शन होगा वो वन वन होगा। तो 720 मैपिंग पॉसिबल है इस तरह से। अब बताओ ऑन टू कितनी होंगी पॉसिबल? अब ऑन टू करना है। अच्छा, ऑन टू क्या होता था फंक्शन? ऑन टू एक ऐसा फंक्शन होता था या मैपिंग ए टू बी जिसमें बी के एलिमेंट्स सारे के सारे लिंक हो जाने चाहिए ए के किसी ना किसी के साथ। यानी कि अगर मैं बोलूं इन अदर वर्डिंग, आपको याद होगा ऑन टू का मतलब होता था जिसमें रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो जाते थे, इक्वल हो जाते थे, याद है? तो अगर रेंज आपका फंक्शन का और कोडोमेन दोनों अगर इक्वल हैं तब हम बोलते थे कि वो फंक्शन ऑन टू है। मतलब आपका यहां पर रेंज जो आना चाहिए वो बी ही आना चाहिए। तो ऐसी कितनी मैपिंग्स होंगी, ऐसे कितने बन सकते हैं, सोचो। अच्छा मुझे बताओ, वन को मैं कितने के साथ लिंक कर सकता हूं? अगर मैं कहूं कि वन का लिंक करना है किसी ए के ए सेट के एलिमेंट के साथ, तो कितने लिंक हो सकते हैं ऐसे? 5। 5।
5, पांचों में से किसी साथ भी लिंक कर सकता हूँ, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा, तो 1 को मैंने लिंक कर दिया 5 में से किसी के साथ भी, फिर 2 के साथ कितने लिंक हो सकते हैं? 2 को कितने के साथ लिंक कर सकते हैं? 4. सोचो सोचो। अगर मैंने मान लो 1 को लिंक कर दिया लेट्स से सी के साथ, तो क्या 2 को सी के साथ लिंक नहीं कर सकता? ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकते हैं. Yes, sir. कर सकता हूं पक्का? No, नहीं होगा sir. भाई। अब सोच के देखो, अगर आप कह रहे हो अगर 2 को भी आपने सी के साथ लिंक कर दिया तो ये तो गड़बड़ नहीं हो गई? गड़बड़ Yes, क्या हुई sir. है? गड़बड़ ये हो गई कि सी अगर इनपुट है तो आपका आउटपुट एक बार 1 आ रहा है और सी इनपुट से ही आउटपुट 2 भी आ रहा है, ये पॉसिबल है कोई? No, sir. No, sir. तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये बात समझ में आई? ये तो गड़बड़ हो गया है ना भाई? Yes. तो ऐसे तो लिंक नहीं कर सकते ना, तो ये सही है या रॉन्ग है? ये तो नहीं होगा ना। तो यानी 1 को अगर आपने सी के साथ लिंक करा है तो 2 को दोबारा सी के साथ लिंक नहीं कर सकते, है ना? ये क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो पहली बात तो हम जो मैपिंग करते हैं वो ए टू बी करते हैं ना, तो हमें ऐसे सोचना चाहिए कि ए को कितने के साथ लिंक करें। अच्छा, मैं ये कर सकता हूं, पहले ये बताओ, ये कर सकता हूं कि मैंने ए को भी लिंक कर दिया 1 के साथ, बी को भी, सी को भी, डी को भी और ई को भी, ये ठीक है? No, sir. No, sir. नहीं नहीं, ये मैपिंग तो सही है पर ये ऑन टू नहीं है ना, ये कहोगे आप, ये ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये मैपिंग तो ठीक है, ये फंक्शन तो होगा बट ये ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू करने के लिए मतलब 6 के 6 लिंक करने हैं, तो वो ऐसे हो सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिया मैंने। अब जो 6th एलिमेंट है वो तो रह गया ना, अनमैप्ड रह गया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो सोच के बताओ कभी ऐसा होगा कि सारे के सारे लिंक हो जाएं? कुछ No, ना कुछ तो sir. अनमैप्ड रह ही जाएगा ना, ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. कि मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन ऐसा बनेगा ही नहीं, मैपिंग ऐसी बनेगी नहीं जिसमें ऑन टू आ जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ अनलिंक्ड रह ही जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? क्योंकि अगर आप 6 को आप किसी के साथ भी लिंक करोगे फिर तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, समझ में आया? क्योंकि ई के लिए 2 इमेजेस पॉसिबल नहीं है, ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे भाई? Yes, sir. ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? 0। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अच्छा, इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा कि कभी भी ए सेट से अगर ज्यादा एलिमेंट है बी सेट में तो कभी भी ऑन टू फंक्शन बनेगा ही नहीं। क्या बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. बाकी सभी को क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्या? क्योंकि अगर आपने इस तरह से करा तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो ऑन टू होगा ही नहीं, या मैं कह सकता हूं बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए आपका 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से पढ़ना एंड देन आंसर। क्वेश्चन है अगेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए लेट्स से 7 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट लेट्स से 10 ले लेते हैं, और पूछा है आपसे नंबर ऑफ, क्वेश्चन है नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी। अब आपको बताना है ए टू बी कितने 1 1 फंक्शंस हम बना सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। हाँ बोलो। अगर ए सेट में 7 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में लेट्स से 10 एलिमेंट्स हैं तो आपको बताना है 1 1 मैपिंग कितनी होगी। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से बताना है, आंसर मत निकालो, इनमें से बताना है आपको। पोल लॉन्च कर रहा हूं, सभी को आंसर करना है, ठीक है बेटा? ओके, पोल स्टार्ट कर दिया मैंने। आंसर निकालकर आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। अभी हमने सिमिलर क्वेश्चन करा है कैसा।
बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने करा है इस जैसा ही। और सभी को आंसर करना है बेटा। जल्दी से 1 मिनट हो गया है, आंसर आ जाना चाहिए सबका। लास्ट फ्यू सेकंड जल्दी से। ओके, पोल एंड कर रहा हूं मैं। मैंने रिजल्ट भी शेयर कर दिया है। जो मेजोरिटी बच्चों ने आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड जिन्होंने मेजोरिटी में ज्यादातर बच्चों ने जो आंसर दिया वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 10C7 into 7 फैक्टोरियल होगा आंसर। तो कैसे आया चेक कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या हुआ। तो सबसे पहले अगर मैंने 1-1 फंक्शन बनाना है तो आई नोटिस कि फर्स्ट ए सेट में 7 एलिमेंट है और बी सेट में 10 एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा एक ए सेट का, उसको मैं कितनों के साथ लिंक कर सकता हूं? बी सेट के 10 एलिमेंट्स में से किसी के साथ भी लिंक कर सकता हूं। फिर नेक्स्ट के लिए चॉइसेस कितनी बचेंगी? 1-1 के लिए 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, कहां तक? 1 2 3 4 5 6 और 7, यही होगा ना। तो जो आपके नंबर ऑफ 1-1 जो मैपिंग होगी वो इतनी होंगी बेटा, है ना। अब इनमें से आंसर मैच कराना था कि कौन सा आंसर ठीक है, इसको कैलकुलेट नहीं करना था। तो मैंने देखा जो बी ऑप्शन है, अगर मैं उसको कैलकुलेट करता हूं तो क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल आएगा डिवाइड बाय 10 माइनस 7 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल भी आएगा इनटू में 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो ये दोनों तो कट गए और 10 में से अच्छा ऑप्शन नंबर गड़बड़ हो गई कुछ। क्या गड़बड़ हुई है भाई? हमने 7 जो एलिमेंट्स थे ए सेट में उनको बी के साथ लिंक कराना था। तो पहले के लिए मेरे पास चॉइसेस थी 10, फिर इसी तरह से सातों के लिए मैंने चॉइसेस ले ली, तो ये आंसर आया मेरा। एंड ये आंसर इक्वल टू होना चाहिए क्या? हाँ ठीक है, तो करेक्ट, ठीक है ठीक है। 10 फैक्टोरियल को आप ओपन करोगे तो 4 तक यही तो आएगा, ठीक है। 10 9 8 7, इसको ओपन भी करना पड़ेगा ना, 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल कर जाएगा, ठीक है आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो बेटा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन फिर आंसर करो, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया कि कितनी 1-1 कितनी ऑन टू मैपिंग किस तरह से करना है। और अब पहले सबसे पहले एक चीज पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं कि दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन करना है। मतलब लेट्स से fx दिया हुआ हमें एक फंक्शन और एक gx फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से ये दिया हुआ है sin x या sin इनवर्स ले लेते हैं, sin इनवर्स x। अच्छा सभी ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है बेटा अच्छी तरह से? यस सर। तो आपको डोमेन रेंज याद है इनवर्स फंक्शंस की, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स की? सभी को Yes, याद है sir. सभी को? ठीक है। तो लेट्स से मैंने एक साइन इनवर्स x ले लिया और एक gx ले लेता हूं, log x ले लेता हूं। बाय डिफॉल्ट EBS है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं फॉग निकालो, सिर्फ ऐसे लिख दिया f ऑफ g, इसका मतलब ऐसे लिख दो f ऑफ gx लिख दो, या f ऑफ g लिखकर ब्रैकेट में ऐसे x लिख दो, ये सारे तीनों एक ही बात है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या? ये होती है कॉम्पोजिशन। मतलब हमने क्या करा, एक फंक्शन डिफाइन था लेट्स से f जो a टू b था, a टू b, लेट्स से एक फंक्शन था f a टू b डिफाइन कर रहे थे, और हमने एक और फंक्शन लिया g जो है b टू या c टू d ले लेते हैं, c टू d। अब हम क्या कर रहे हैं, f ऑफ gx निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? f ऑफ gx। इसका मतलब क्या है? बेसिकली
जो फंक्शन है f, उसके लिए अब gx जो होगा वो इनपुट का काम करेगा, मतलब जो gx से आउटपुट आएगा वो आपका इनपुट बन जाएगा किसके लिए, fx के लिए। क्लियर है बात? ये बात समझ में आई? तो जब आप f ऑफ g निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है f ऑफ gx आप निकाल रहे हो। तो अगर मैं x की जगह पर लेट्स से कोई एक एलिमेंट लेता हूं, लेट्स से f, अच्छा g में जो आप x इनपुट डालोगे तो वो किसका इनपुट होगा, कहां से आएगा, c से आएगा ना। ये बात क्लियर है सभी को? बोलो भाई, Yes, ये सभी को क्लियर है? Yes, तो sir. जो आप x, हाँ तो जो आप x इनपुट लोगे, लेट्स से मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर तो ऐसे ही लिख रहा हूं, अभी नेक्स्ट टाइम में लिख रहा हूं। देखो मैंने निकाला फॉग निकाल रहा हूं मैं, जो मैं इनपुट लूंगा वो c से लूंगा, लेट्स से वो स्मॉल c है, ठीक है। तो यहां आपने रख दिया f ऑफ g ऑफ c। अच्छा g जो c आएगा वो कहां से आएगा, कोई बताएगा? जो g c आएगा c इनपुट डालने पर gx में, वो कहां से आएगा, d से आएगा, राइट? क्योंकि जो जी सी होगा वो कोई ना कोई एलिमेंट होगा डी का, राइट? यही होगा ना। Yes, sir. तो ब्रैकेट में क्या आ गया, यहां पर डी आ गया। ये क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब जो एफ आप निकालोगे डी, तो एफ डी, जो डी आपने एलिमेंट लिया है वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, ये जो डी एलिमेंट आप ले रहे हो ये कहां से बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, इजंट इट? ठीक है भाई, डी मस्ट बिलोंग टू सेट ए। ये बात समझ में आई सभी को? आपने जो इनपुट लिया सबसे पहले gx के लिए, x जो लिया वो कहां से लिया, जो g की मैपिंग है वो c टू d है, तो जो gx में x आप इनपुट डालोगे वो c सेट का कोई ना कोई एलिमेंट होगा, जो gx का आंसर आएगा वो d सेट का कोई एलिमेंट होगा। और अब जो fd निकाल रहे हो अगर आप, तो fd सॉल्व करने के लिए, क्योंकि फंक्शन जो f था डिफाइन वो a टू b था, तो यहां पर अगर f में इनपुट d है, तो जो d इनपुट है, स्मॉल जो d लिखा है मैंने, वो किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। और जो पूरा एफ डी आएगा वो कहां से बिलोंग करेगा, सेट बी से। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देके वैसे ही बता देता हूं मैं। जैसे मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, लेट्स से एक फंक्शन है एफ आर टू आर, और कुछ ऐसे दिया हुआ है, लेट्स से एफ एक्स इक्वल टू 2x लिख दिया, ठीक है। और एक जी एक्स ले लेते हैं, जी एक्स दिया हुआ है, लेट्स से जी को भी दे देता हूं, कहां से कहां डिफाइन करा हुआ है, लेट्स से जी डिफाइन कर रखा है आपने आर से आर, लेट्स से भी, और जी एक्स आपने लिखा हुआ है, जी एक्स लिखा हुआ है, लेट्स से एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे फॉग निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे फॉग एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, तो कैसे निकालोगे, पहले आप एफ लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर जी एक्स लिखोगे, राइट? तो कोई जी एक्स की वैल्यू बताएगा कितनी है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, राइट? क्लियर? Yes, sir. ओके, तो आपने क्या करा, जो एक्स स्क्वायर है अब वो फंक्शन में आप पुट करोगे यहां पर। तो आपको ये पता होगा, जैसे मान लो कोई कहता है कि एफ एक्स की वैल्यू 2x है, तो अगर मैं कहता हूं f1 निकालो, तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 डाल दोगे। तो इसी तरह से अगर मैं कहता हूं x की जगह क्या डाल दो, x स्क्वायर लिख दो, तो आप जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर आपकी 2 टाइम्स x का स्क्वायर लिख दोगे, ये आएगा ना। Yes, sir. सभी को क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, तो sir. जहां पर भी x लिखा होगा फंक्शन में, वहां पर आप x की जगह x स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे, तो आपका जो f ऑफ gx आएगा वो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। आया सभी को समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, जब आप कोई फंक्शन, लेट्स से f जो था मैंने आपको दिया, लेट्स से fx दे दिया, साइन इनवर्स x दे दिया, और gx लेट्स से मैंने दे दिया log e बेस x, और मैंने आपको कहा फॉग निकालो, क्या आएगा, और फिर मैंने कहा इसका डोमेन भी बताओ क्या आएगा, और इसका रेंज भी बताओ, डोमेन ऑफ फॉग और रेंज ऑफ फॉग, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले जब आप f ऑफ g निकालोगे fx और gx से, तो पहले वो निकालते हैं, कैसे निकलेगा, तो f ऑफ g का मतलब है f ऑफ gx, तो f लिखा है एज इट इज, gx की जगह हम क्या लिख देंगे, log e बेस x लिख देंगे, और ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स कितना, log e बेस x, ये ठीक है? Yes, sir. अब आपने ये लिख दिया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, डोमेन और रेंज बताना है, किसका, f ऑफ g का, जो ये आंसर आया। तो इसको देखकर आपको बताना है कि इसका डोमेन कितना होगा और रेंज कितना होगा। तो सबसे पहले डोमेन के लिए, जो फॉग का हम डोमेन निकाल रहे हैं, तो डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा
कि जो साइन इनवर्स के अंदर स्टार्ट कहां से करेंगे, लॉग ई बेस एक्स से स्टार्ट करेंगे, जैसे लिखा है साइन इनवर्स लॉग ई बेस एक्स। अब आपको ये पता है कि लॉग जो एक्स होता है वो डिफाइन ही कब होता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन बताई थी हमने लास्ट क्लास में, याद है? लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब बताए थे, किसी को याद आ रहा है? बताओ भाई, एक्स के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन होगी अगर आपको लॉग एक्स, क्योंकि देखो लॉग एक्स अगर डिफाइंड होगा वो कंडीशन क्या होगी, उसके लिए कंडीशन है कि एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो 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 बेटा, एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये क्लियर है सभी को? क्योंकि लॉग एक्स जो होता है वो डिफाइंड ही तभी होता है, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो लॉग ई एक्स इज डिफाइंड, यही है ना कंडीशन, नहीं तो डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन पहली बात तो जीरो होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब साइन इनवर्स का जो आंसर आएगा, ये तो हो गया एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स पे रिस्ट्रिक्शन आ गई, और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेगी, बस यही होगा, बताओ। अब आपको देखो, आपने क्या करा, जो अंदर वाली चीज है लॉग ई बेस एक्स, उसको डिफाइन करने के लिए एक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, लेकिन आपको ये भी पता होगा साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स चाहे कुछ भी लिखा हो, वो भी कब डिफाइंड होता है, जब अंदर जो लिखा होता है यहाँ पर वो कहां से कहां तक होना चाहिए, पता है? π/2 इसलिए मैं minus पूछा था π/2। इनवर्स के माइनस, नहीं साइन इनवर्स एक्स का पूरा रेंज होता है -π/2 से +π/2, लेकिन जो अंदर लिखा है यहाँ पर आर्गुमेंट पार्ट, वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब दूसरी रेस्ट्रिक्शन क्या लगेगी कि लॉग ई बेस एक्स जो है आपका, वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से लेकर +1। ये क्लियर है? यस सर। तो अगर लॉग ई बेस एक्स आपका -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? एक बात तो ये निकली कि एक्स 0 से तो बड़ा होना चाहिए। अब ये भी रेस्ट्रिक्शन लग गई, तो इससे एक्स क्या आएगा, कोई बताएगा? 1 लॉग ई बेस एक्स जो है वो अगर -1 से 1 के बीच में है, तो एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए? x1। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले एक चीज समझो, आपको ये बात पता है कि अगर ऐसे लिखा है लॉग ए बेस एक्स ग्रेटर देन, लेट्स से, ये बात ध्यान रखनी जो मैं बता रहा हूँ, इनइक्वालिटी लॉग में अगर लगाते हैं लॉग ए बेस एक्स अगर लिखा है ग्रेटर देन लेट्स से p या इक्वल टू p, तो देन इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर a 1 से बड़ा है, तब तो क्या होगा, आपका x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा a की पावर p। इस तरह से याद होगा आपको, मैंने बताया था जब लॉग हटाते हैं तो एक्सपोनेंट टर्म्स में लिखते हैं, कैसे चेंज करते हैं, क्लियर है? जो लॉग a बेस है, बेस की पावर a की पावर p रेज कर देंगे, तो अगर आपका जो बेस है a वो अगर ग्रेटर देन 1 है, तब तो लॉग जब हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन वही का वही रहेगा, और x इक्वल टू हो जाएगा a की पावर p। एंड इफ a इज 0 से 1 के बीच में, अगर a आपका याद होगा मैंने बताया था लॉग में जब बेस लिखते थे, तो बेस या तो 0 से 1 के बीच में होता था या फिर 1 से बड़ा, 1 भी नहीं होता था और नेगेटिव भी नहीं होता था। तो अगर आपका जो बेस है 0 से 1 के बीच में, तो फिर क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू होगा a की पावर p। ये क्लियर है? ये दो बातें नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, मतलब इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कर देते हैं अगर आपका जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में, और अगर आपका बेस अगर 1 से बड़ा है तो फिर इनइक्वालिटी का साइन वही का वही रखते हैं। और लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं, जो बेस है उसको रेज कर देते हैं, जो राइट साइड पे पावर जो लिखा है p या जो भी नंबर लिखा है। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। तो इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जल्दी से बताओ क्या आएगा। एक आप कह रहे हो क्या, एक आप कह रहे हो कि log e बेस x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, और दूसरी बात क्या आप कह रहे हो कि log e बेस x जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो e क्या होता है, e कोई बताएगा, 1 से बड़ा होता है या छोटा होता है? e भाई बड़ा होता है, क्योंकि e की वैल्यू होती है रफली 2.7 समथिंग होती है, इररेशनल नंबर होता है, तो 1 से बड़ा है e। तो e अगर 1 से बड़ा है तो फिर यानी इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप नहीं होगा। तो पहले में क्या आएगा, x क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर 1 है ना, यानी e। और दूसरे में क्या आएगा, x ग्रेटर देन क्या आएगा, इक्वल टू e के और -1, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e। ये क्लियर हो गया सभी को? यस सर। तो ये दूसरी रेस्ट्रिक्शन लग गई क्या, कि x जो होना चाहिए कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, 1/e से लेकर e तक, है ना? अच्छा, ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज आएगा, क्लोज ही आएगा, राइट? यस सर। तो आपका x आ रहा है 1/e से लेकर e तक, और पहले क्या आ रहा था, x ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों बातों का अगर मैं इंटरसेक्शन बोलूं, मतलब दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, x ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए एंड x बिलोंग्स टू 1/e से लेकर e। तो इन दोनों में आंसर क्या होगा, इंटरसेक्शन इनका यही होगा, क्योंकि जो राइट साइड पे लिखा हुआ है इंटरवल 1/e से लेकर e तक, वो 0 से बड़ा तो है ही,
है ना, क्लियर है। तो जो आपका डोमेन होगा भाई, Yes, तो sir. डोमेन आपका क्या आया, तो डोमेन क्या आ गया आपका, डोमेन आ गया फॉग का, डोमेन फॉग का क्या आ गया 1/e से लेकर e तक। ये सभी को क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. अब रेंज, अब निकालना है रेंज। अब रेंज कैसे निकालें बताओ, रेंज कैसे निकालें। अब पूरे साइन इनवर्स log e बेस x का जो आंसर होगा वो बताना है कहां से कहां तक होगा। सर -1 to अच्छा, आपको याद होगा साइन इनवर्स जो अंदर की चीज है log e बेस x, और डोमेन तो हमने एडजस्ट कर दिया। अब आपको ये पता होगा कि साइन इनवर्स जो log e बेस x लिखा हुआ है उसमें साइन इनवर्स का जो रेंज होता था कहां से कहां तक जाता था, कोई बताएगा। 5/2 minus 2 pi/2. कहां से कहां तक, -1 to 1. वेरी गुड। तो रेंज जो होता था फॉग का या साइन इनवर्स का, मुझे पता है साइन इनवर्स x का जो रेंज होता था वो होता था -1 से 1 होता था, और डोमेन होता था इसका, सॉरी -1 से 1 नहीं, -1 से 1 डोमेन होता था। रेंज क्या होता था -π/2 से लेकर +π/2 ना, क्लियर है। yes Yes, sir. ठीक है, तो डोमेन होता था -1 से 1, और जो आंसर आता था वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही आता था। ये बात सभी को क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका रेंज बताओ कहां से कहां तक आएगा। अब इसका रेंज कैसे बताएं, क्या यही आएगा -π/2 से +π/2 या कुछ और आएगा, सोचो। अगर आपका log e बेस x जो है वो -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए, तो अगर -1 से 1 के बीच में log e बेस x की वैल्यूज हमने रिस्ट्रिक्ट same कर ही रखी है, रहेगा, तो साइन इनवर्स का भाई जो रेंज हो रहेगा वो यही तो आएगा, और कुछ नहीं same ही आएगा, हो जाएगा सर। यही आएगा, क्योंकि -π/2 से +π/2 तक ही रहेगा। क्योंकि -1 से 1 में अगर आपने सारे x की वैल्यूज, मतलब जो इनपुट है वो अगर ले लिया, तो आपका जो रेंज साइन इनवर्स का जो आंसर आएगा वो -π/2 से +π/2 के ही उसमें रहेगा। ये क्लियर है, Yes, sir. समझ में आया बेटा सभी को। Yes, sir. ठीक, इसमें किसी को डाउट। No, sir. No, sir. ठीक है, अभी मैंने कंडीशन बोली, क्या कंडीशन बोली थी मैंने, कि कोई भी अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्या बोला था मैंने, इफ f एक फंक्शन है a to b एंड f इज बाइजेक्टिव। कैसा है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब हो गया कि 1 1 भी और ऑन टू भी है, यानी कि आप कह रहे हो डोमेन बेसिकली f का कितना a है, और आप कह रहे हो जो रेंज है उसका वो b है, यानी कोडोमेन के ही इक्वल है। एक ऐसा फंक्शन है जो बाइजेक्टिव है, देन f इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट, एंड f इनवर्स कहां से कहां तक होगा, f इनवर्स जो मैपिंग होगा वो बेटा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b to a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b to a। Way. मतलब बेसिकली रेंज जो होगा वो रेंज डोमेन बन जाएगा, और डोमेन क्या बन जाएगा, रेंज। और उसके लिए मैंने कंडीशन क्या बोली, कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आपका जो फंक्शन है f वो क्या होना चाहिए, 1 1 भी और ऑन टू दोनों होने चाहिए। अब 1 1 आपको पता है और ऑन टू भी पता है। 1 1 एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक के साथ एक ही लिंक होगा, और जो सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन होता है उसके लिए कंडीशन होती है कि जो आपका रेंज है वही कोडोमेन होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स जो होगा वो फंक्शन इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा और रेंज डोमेन बन जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 है ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है, Yes, yes, sir. Yes, बात sir. सभी को क्लियर है। तो मैंने चलो एक मैपिंग दिखाई आपको, अब मैं मैपिंग दे रहा हूं और आप उसको देखकर बताना क्या वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और आपको समझ में भी आ जाएगा ये जो कंडीशन मैंने बताई है कि भाई एक फंक्शन है अगर वो 1 1 भी और ऑन टू भी है तभी उसका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो लेट्स से एक मैपिंग दी आपको, एक मैपिंग दी है a to b, कुछ ऐसे दे दी, ये a है सेट, ये b सेट है, और यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, और यहाँ पे लिख दिया a b c, और ऐसे बोल दिया, और ये d लिख दिया, और ऐसे कर दिया। तो अब आपको इसको देखकर बताना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। ये मैपिंग है फंक्शन की a to b, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। No, sir. No, sir. तो आपने देखा No, ये sir. 1 1 है, हाँ है। क्या ऑन टू है, ऑन टू भी नहीं है। नो सर, तो ऑन टू नहीं है तो मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, और इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो क्यों नहीं करेगा, समझो। मैंने बोला जो इनवर्स फंक्शन होता है वो b to a होगा, है ना। अगर आप कोई बच्चा बोल देता है कि सर एग्जिस्ट करेगा और ऐसे होगा, तो b to a हो जाएगा फंक्शन। अब आपको पता है कि b जो होगा इनवर्स फंक्शन में वो डोमेन होना चाहिए, और डोमेन का मतलब होता है डोमेन के अंदर हर एलिमेंट
किसी ना किसी ए सेट में जो एलिमेंट है उनके साथ मैप होना चाहिए। लेकिन जब आप एफ इनवर्स लिख रहे हो बी टू ए, तो फिर ये तो रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि बी अगर अब डोमेन बन गया तो डोमेन में तो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी का लिंक होने चाहिए, मतलब उनकी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन अब आपने देखा कि बी में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज ही नहीं दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कोई आपको कहता है कि ऐसे बोल देता है कि ए बी सी और डी, ये बी है और ये ए है, 1 2 3, तो आपने क्या करा? ये भी लिंक कर दिया, ये भी लिंक कर दिया, ये भी लिंक कर दिया। सी को तो आपने लिंक ही नहीं करा, तो मैं क्या कहूंगा? क्या ये फंक्शन है? तो मैं कहूंगा ये तो फंक्शन ही नहीं है भाई, ये तो फंक्शन ही प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। क्योंकि फंक्शन होने के लिए जो पहला सेट होता है जिससे आप मैपिंग करते हो दूसरे सेट के साथ, उसका हर एक एलिमेंट लिंक होना चाहिए, मतलब उसके लिए इमेज, हर एलिमेंट के लिए इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर तो बी वाले एलिमेंट में सी एक ऐसा एलिमेंट है बी सेट के अंदर जो लिंक ही नहीं हुआ किसी के साथ, मतलब डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, तो फिर ये फंक्शन ही नहीं है। तो आपको समझ में आया कि इनवर्स की कंडीशन की ऐसी क्यों बनाई गई है कि Yes, फंक्शन sir. 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने मान लो 1 1 नहीं करा, देखो ये तो मैंने क्या करा, मैंने ऑन टू नहीं लिया, तो आपको समझ में आ गया कि ऑन टू अगर फंक्शन नहीं होगा तो इसका इनवर्स अगर हम बना भी देंगे तो वो समझ में आ गया कि वो फंक्शन ही नहीं होगा। अच्छा, फिर मैंने एक ऐसा फंक्शन ले लिया, लेट्स से मैपिंग एफ ले लिया, ए टू बी मैपिंग, और कुछ ऐसी ले ली। इस बार क्या करते हैं, 1 1 नहीं करते, ऑन टू कर देते हैं, ए टू बी, लेट्स से 1 2 3, और यहाँ लिख देते हैं ए और बी। तो मैंने ऐसे कर दिया, लेट्स से 1 को लिंक कर दिया, 2 को भी लिंक कर दिया और 3 को भी लिंक कर दिया। तो ये इस तरह से कर दी मैपिंग। तो ये फंक्शन तो है, ये ठीक है। तो ये 1 1 इस बार नहीं है, और जो 1 1 नहीं होता उसका नाम क्या होता है, याद है? क्या बोलते हैं उसे? इंजेक्टिव। नहीं नहीं नहीं, 1 1 होता है तो इंजेक्टिव बोलते हैं। अगर 1 1 नहीं है तो उसका अदर नेम क्या है? अगर 1 1 नहीं है तो मैनी 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनी 1। और 1 मैनी तो फंक्शन ही नहीं होता, पर 1 मैनी रिलेशन हो सकता है। तो 1 मैनी का मतलब होता है एक से ही 2 इमेज, वो पॉसिबल नहीं है फंक्शन के लिए, लेकिन कई सारे इनपुट के लिए एक आपका आउटपुट पॉसिबल है, इसलिए 1 मैनी 1 लिख देते हैं ऐसे, जो 1 1 नहीं होता। तो ये मैनी 1 है, यानी 1 1 नहीं है। और क्या ऑन टू है ये? हाँ, ऑन टू तो है, क्योंकि जो रेंज और कोडोमेन वो सेम है। अब आपने कहा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो अगर इसका इनवर्स होता तो ऐसा होता, बी टू ए मैपिंग होती। अब अगर बी टू ए आप उल्टा देखो इसे, तो ये तो रॉन्ग है, मैपिंग ही गलत है। तो क्यों? क्योंकि बी में ए और बी है, और ए में आपके 3 एलिमेंट थे 1 2 3, और आप कह रहे हो कि ए को भी 1 के साथ लिंक करना है और ए को ही 2 के साथ भी लिंक करना है और बी को 3 के साथ। तो ये तो 1 मैनी 1 नहीं हो, 1 मैनी नहीं हो गया ये तो। Yes, sir. और आपको पता है 1 मैनी तो फंक्शन ही नहीं होता, ऐसा तो फंक्शन ही नहीं होता ना कि आप एक ही एलिमेंट को 2 से ज्यादा या 2 से ज्यादा एलिमेंट के साथ लिंक कर दो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आपको एक कंडीशन समझ में आ गई होगी सभी को कि कोई भी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और एक फंक्शन मैंने ऐसा लिख दिया, ए बी 1 2 3 ए बी सी, और ऐसे लिंक कर दिया। तो ये लेट्स से फंक्शन था ए टू बी, और आप इसका इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा और क्या हो जाएगा, बी टू ए होगा। और वो ठीक है, मतलब देखकर ही पता लग रहा है कि यहाँ फंक्शन है वो। अगर बी टू ए करते हैं ऐसे, और ए बी सी 1 2 3, तो ए को लिंक करना है 1 के साथ, 2 को बी को लिंक करना है सी के साथ, नहीं 2 को लिंक करना है सी के साथ। तो यानी कि ऐसे होगा। तो इसको देखकर हम कह सकते हैं जो एफ इनवर्स है वो भी एक फंक्शन है। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, मैंने पहली बात बोली कि अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो 1 1 ऑन टू दोनों आना चाहिए, और इनवर्स जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, मतलब डोमेन रेंज डोमेन बन जाएगा। दूसरी बात, अगर एफ आपका बाइजेक्टिव है, एफ आपका कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जो एफ इनवर्स नया फंक्शन आया, क्योंकि एफ इनवर्स भी है तो एक फंक्शन ही, तो क्या वो भी बाइजेक्टिव है या नहीं, या चेक करना पड़ेगा उसको? क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई हाँ ये भी आपका क्या है, बाइजेक्टिव है? कैसा बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. भाई डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई फंक्शन है जो बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्टिव है। जो इनवर्स आएगा भी वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। और आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा कि क्यों बोला बाइजेक्टिव उसको डायरेक्टली। क्लियर है? तो ये तो फिर यानी कि रट लिया हमने कि भाई चेक भी करने की जरूरत नहीं है कि कोई इनवर्स अगर किसी का है फंक्शन का इनवर्स, तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि जिस फंक्शन का हम इनवर्स निकाल रहे हैं वो पहले खुद बाइजेक्टिव होगा तभी इनवर्स आया, और जो इनवर्स आता है वो भी खुद क्या होता है, बाइजेक्टिव ही होता है।
ठीक है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो इनवर्स हम निकालेंगे फंक्शन, और जो फंक्शन है अगर उसको एक ही ग्राफ पे प्लॉट करें, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ग्राफ ऑफ f इनवर्स x and fx are reflection under line y equal to x। बेसिकली क्या होता है, जो आपका f है फंक्शन और उसका इनवर्स जो है फंक्शन का इनवर्स, वो दोनों आपस में जब ग्राफ बनाओगे तो वो क्या होगी, एक रिफ्लेक्शन की तरह से होगा। किस लाइन में? y equal to x लाइन में। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, आपने पढ़ा कि जब फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है। इसका मतलब ये होगा जो इनपुट होगा वो आउटपुट बन जाएगा, और जो आउटपुट होगा वो क्या बन जाएगा, इनपुट। यानी कि एवरी पॉइंट, इसका मतलब ये होगा कि एवरी पॉइंट ऑन fx जो होगा ऐसा, xy will now be point y comma x on graph of f inverse x। समझ में आया मैंने क्या बोला? जो पॉइंट x कॉमा y था फंक्शन में, मतलब जो आपका fx था उसके ग्राफ में जो पॉइंट था लेट्स से 1 2, तो जो पॉइंट आपका 1 2 था fx पे फंक्शन के ग्राफ पर, वो f इनवर्स x में एक्चुअली वो क्या पॉइंट बन जाएगा, 2 1 बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इनपुट आउटपुट बन जाएगा, आउटपुट इनपुट। तो बेसिकली x को आपने y से रिप्लेस कर दिया, y को x से रिप्लेस कर दिया, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका सिमेट्री होगा, मतलब अगर मैं ग्राफ कहूं तो ग्राफ सिमेट्रिकल होगा अबाउट लाइन y इक्वल टू x, मतलब रिफ्लेक्शन होगा एक तरह से। ये मैंने y इक्वल टू x लाइन बना दी, y इक्वल टू x। तो अगर कोई ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है लेट्स से, तो जो रिफ्लेक्शन होगा इसका वो कुछ ऐसा आएगा। समझ रहे हैं? ये आपका f इनवर्स x का ग्राफ होगा, ये fx का ग्राफ होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सभी को समझ में आया? क्योंकि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे और इनवर्स और फंक्शन करेंगे और ग्राफ समझेंगे, तो उसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो फंक्शन होता है उसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो पहले वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, और उसका ग्राफ जो होगा वो मिरर मतलब रिफ्लेक्शन होगा अंडरलाइन y इक्वल टू x में। ठीक है? क्योंकि हर पॉइंट जो fx पे होगा लेट्स से 1 2, वो f इनवर्स x में कैसा पॉइंट बन जाएगा, 2 1 बन जाएगा। तो यानी कि बेसिकली 1 2 में आपने अगर 2 1 लिखा तो इसी तरह से x y को आपने y x लिख रहे हो, तो इसका मतलब जो x और y की वैल्यूज है वो इंटरचेंज हो रही है। तो x और y जो लाइन होगी उसमें वो ग्राफ कैसा दिखेगा आपको, सिमेट्रिकल दिखेगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैंने आपको ध्यान होगा मैंने दो मैंने कहा था ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। याद है सभी को? Yes. Yes, sir. मैंने कहा था ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो देखो इनके ग्राफ कैसे आते हैं, अब अलग अलग ऑब्जर्व, हमने अलग अलग बनाया था, अब मैं एक साथ बना के बता रहा हूँ। देखो लेट्स से y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बनाना है। तो किसी को याद है y इक्वल्स टू e के x का ग्राफ कैसा बनता था? बताओ, किसी को याद आ रहा है? Yes, sir. कुछ ऐसा बनता था, यानी x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू भी y की क्या होती है, बढ़ती जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों करा मैंने कि x की वैल्यू बढ़ाने से y भी बढ़ेगा? क्योंकि e की पावर x है, और e आपको पता है 1 से ज्यादा होता है या 1 से छोटा होता है, मतलब या तो 0 से 1 के बीच में होता था बेस। e तो आपको पता ही है कि भाई हाँ 1 से ज्यादा होता है, क्योंकि e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। तो अगर 2.7 समथिंग की पावर अगर बढ़ाते जाओगे तो आंसर बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, ये कोई पॉइंट बताएगा मुझे कितना होगा? ये जो a पॉइंट है कोई बताएगा कितना हो जाएगा? बताओ भाई, a पॉइंट कितना होगा? ए पॉइंट के लिए आप ऑब्जर्व करो कि आपका x 0 होगा, तो x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये पॉइंट क्या है भाई, 0,1। ठीक है? Yes, ठीक है? अच्छा, ग्राफ कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि x एक्सिस को टच कराने का मतलब है y को 0 करना। अगर y 0 है तो y, सोच के देखो, y कभी 0 हो सकता है, e की पावर चाहे कुछ भी कर लो, मैंने बताया था छोटा हो सकता है, नेगेटिव पावर करते जाओगे तो 1 अपॉन करके आता रहेगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसलिए वो टच नहीं करेगा, इस तरह से एरो बना के छोड़ देते हैं। और x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा, और ये मैंने a पॉइंट मैंने निकाल दिया, कितना आया, 0,1। ये तो हो गया e की पावर x का ग्राफ। अब log x का ग्राफ कैसे बनता था? अगर मैं, अच्छा कंडीशन क्या लगाऊंगा, log x जब लिख रहा हूं मैं, जब मैं log x लिखूंगा, y इक्वल्स टू लेट्स से दूसरा फंक्शन लिख रहा हूं, इसको नाम दे देता हूं fx नाम दे देता हूं, इसको gx नाम दे देते हैं, दोनों के नाम लिख देते हैं ऐसे fx, और ये लिख देता हूं gx।
तो ये मैंने लिख दिया लेट्स से log e बेस x। अब मैंने क्या करा है, जो log लिया मैंने उसमें बेस e रखा है, क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने बेस e लिया था तो यहाँ पर log में भी बेस e लेना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसे निकालोगे आप? e आपको पता है, फिर वही e जो है ग्रेटर देन 1 है। तो इसका जो log वाले ग्राफ थे उसमें 2 ग्राफ बनाए थे मैंने, एक जब जो बेस होता था 1 से बड़ा, और जब बेस 0 और 1 के बीच में होता था। तो किसी को याद आ रहा है ग्राफ कुछ ऐसा आता था? Yes, sir. इसमें मैंने किसको टच नहीं किया? इसमें मैंने कभी भी y एक्सिस को टच नहीं किया। वो रीजन क्योंकि आपको पता है log e बेस x डिफाइन ही तब होता है जब आपका x क्या होता था, ग्रेटर देन 0, ये तो डिफाइन ही नहीं होता। तो x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी और 0 भी नहीं होगी, इसलिए मैंने कभी y एक्सिस को टच नहीं किया, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। तो इन दोनों ग्राफ को अब देखो, इसमें ये पॉइंट कितना आएगा, तो बताएगा ये पॉइंट कितना होगा? लेट्स से इसको b नाम दे देता हूं। ये b पॉइंट कितना आएगा भाई? पॉइंट सोच के बताओ। 1 0 आएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अगर आपने 1 ले ली तो आपको पता है log e बेस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि log 1 जो होता है वो किसी भी बेस के लिए ऑलवेज 0 आता है। क्योंकि किसी भी बेस की पावर अगर आप 0 रेज करोगे तो आंसर 1 आता है, इसलिए। तो अब इन दोनों ग्राफों को अगर मैं एक साथ दिखाऊं तो एक लाइन बना देता हूं। पहले एक लाइन बना दी मैंने, y = x से एक लाइन बना देते हैं। ये लेट्स से y = x लाइन है। तो मैंने कहा था जो ग्राफ होंगे दोनों के इनवर्स फंक्शंस के, वो आपस में क्या होंगे? रिफ्लेक्शन होंगे अंडर द लाइन y = x। मतलब y = x को अगर मैं मिरर मान लूं तो दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होंगी। तो अब कैसे बनाओगे इसको? ऐसे बनेगा ना, देखो दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ ये मिरर रिफ्लेक्शन है दोनों एक दूसरे की। Yes, sir. Yes, sir. और मैं आपको एक पॉइंट दिखा भी सकता हूँ। ये वाला पॉइंट देखो, ये रहा। आपको दिख गया होगा कि भाई सर ने बी पॉइंट लिखा है 1 0 जो log x में था पॉइंट, लेकिन जब इनवर्स फंक्शन लिखा है दूसरे वाला तो उसमें वो इंटरचेंज हो गया, मतलब x y की जगह y x बन गया, मतलब 0 1 बन गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो पूरे ग्राफ में आपके जो पॉइंट्स हैं वो इंटरचेंज हो रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट्स से सी a, b, तो यहाँ पर वो पॉइंट पता है क्या हो जाएगा? कि पॉइंट d जो होगा वो क्या बन जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो होगा p, क्लियर है सभी को? ठीक है बेटा, सभी को आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपका जो ग्राफ होते हैं इनवर्स फंक्शंस के और फंक्शन का, वो मिरर रिफ्लेक्शन इस तरह से बनती है अंडर द लाइन y = x। क्लियर? तो यानी कि यहां पर मैं इस ग्राफ को देखकर, दोनों के ग्राफ को देखकर ये बात बोल सकता हूं क्या, कि दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। मतलब f इज इनवर्स ऑफ g और वाइस वर्सा। मतलब दूसरी बात भी ठीक है। दूसरी बात मतलब उल्टा अगर बोले, अगर मैं ये बोलूं कि g f का इनवर्स है तो वो बात भी ठीक है। क्लियर है? Yes. चलो अब जल्दी से एक चीज मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, अब इसका फॉग निकाल के दिखाओ। f of gx निकाल के दिखाओ क्या आएगा? f of gx। तो f of gx निकालने के लिए f as it is लिखा, अंदर gx लिख दिया। ठीक है, f as it is लिखा। gx की वैल्यू कितनी थी भाई? gx आपका कौन सा वाला फंक्शन? log e बेस x था ना, log e बेस x लिख दिया। और फंक्शन क्या था? fx कितना था? fx था e की पावर x। तो e की पावर में बताओ क्या आएगा? e की और क्या आएगी? Log e power x. log e बेस x। इसको सॉल्व करके कोई बताएगा क्या आंसर होगा भाई? बताओ क्या आएगा? हाँ बताओ क्या आएगा इसका आंसर? बताओ। अगर e रेज़ टू पावर log e बेस x सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा आंसर? इसका आंसर बेटा x ही आएगा। क्या आएगा? E is greater than 1. नहीं बेटा x ही आएगा आंसर इसका। इसका आंसर क्या आएगा? x आएगा। ये फॉर्मूला है। क्या लिख लो? a की पावर अगर log a बेस x है तो आंसर x ही आएगा। ठीक है, इसको प्रूव कर दें। दोनों साइड log ले लिया, प्रूफ देखो, प्रूफ दिखा रहा हूं कि कैसे है। दोनों साइड log ले लिया, तो log लेने पे log a की पावर log a बेस x और राइट साइड पे भी log a बेस x। ठीक है, मैंने दोनों साइड log ले लिया विद बेस a। तो अब आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि जो पावर होती है जब log लेते हैं तो पावर जो होती है m की पावर n, वो n आगे आ जाता है, याद है? Yes, sir. Yes, sir. log a बेस x आगे आ जाएगा और बचेगा क्या? बचेगा क्या? log a बेस a। और आपको पता है कि जिसका हम log ले रहे हैं और बेस भी अगर वही है तो आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, पता है? Yes, sir. तो ये अगर 1 हो गया, ये इक्वल टू 1 हो गया, तो आपका दोनों साइड दिख रही है इक्वल आ गई। log a बेस x इक्वल टू log a बेस x। ठीक है? Yes, ठीक sir. है?
Yes. तो बेटा ये चीजें पता होनी चाहिए आपको कि लॉग अगर जिस बेस हम में रखकर लॉग ले रहे हैं, जिसका अगर वो सेम है, मतलब x की जगह लेट से a है, लॉग a बेस a कितना होगा? ऑलवेज 1 होगा। लॉग चाहे कोई भी बेस हो, कोई भी बेस हो, 1 का अगर लॉग ले रहे हो तो ऑलवेज 0 होगा। तो ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है? क्लियर है? तो ये 3 चीजें याद रखो। बाकी लॉग के जो फॉर्मूले वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो तो याद रखने ही है। अदर देन दैट ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब आता है फंक्शन का इनवर्स। हमें पता लग गया कि एग्जिस्ट कब करता है, कंडीशन पता लग गई। अब किसी फंक्शन का इनवर्स अगर निकालना हो, ग्राफ भी समझ लिया हमने, अब आता है कोई फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए पहले मुझे चेक करना पड़ेगा वो 1 1 है ऑन 2 है। जब ये पता लग जाएगा कि बाइजेक्टिव है तब उसका इनवर्स निकालेंगे। अब इनवर्स निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे निकालना है? तो लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी लिखेंगे। लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। अच्छा, मैंने यहाँ पर फॉग निकाला तो फिर कितना आ गया आंसर? x आ गया। एक बार एक चीज और करो, गॉफ निकाल के बताओ कितना आएगा। इसका मतलब g ऑफ fx निकालना। ये निकालो कितना आएगा, बताओ ये कितना आ रहा है? बताओ g ऑफ fx कितना आएगा? Sir, X. x ही आ रहा है दोबारा, है ना? क्योंकि fx आपका है e की पावर x, और g में अगर मैं log e बेस x की जगह e की पावर x लिखता हूं तो ये भी आंसर क्या आएगा? x आगे आ जाएगा। और log e बेस e कितना होता है? 1। तो आंसर ये भी कितना आ गया? x आ गया। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि जब if f and g are inverse of each other such that सिर्फ ये लिख दो, each other, inverse of each other, then जो आपका फॉग आएगा और जो आपका गॉफ आएगा, ये दोनों कैसे फंक्शंस होंगे? इनको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस। कैसे फंक्शंस आएंगे? दोनों आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे y इक्वल टू x लिखा है, मतलब अगर फंक्शन की वैल्यू और x जो इनपुट है वो दोनों सेम हो जाए उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो अगर आपने x पुट किया, यहाँ पर इनपुट आपने कितना लिया, देखो यहाँ पर आपने गॉफ जब निकाल रहे थे आप g ऑफ fx, उसमें आपने इनपुट क्या लिया? x लिया, और आउटपुट भी क्या आ गया? x ही आ गया, है ना? ऐसे यहाँ पर जब फॉग में x लिया तो यहाँ पर भी आउटपुट कितना आ गया? x आ गया। तो इसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये दोनों क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन होंगे, मतलब गॉफ या फॉग जब निकालोगे। लेकिन कब? जब आपस में f और g आपस में एक दूसरे के क्या है? इनवर्स फंक्शन है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। लेकिन अच्छा, देखने में तो ऐसा लग रहा है ना कि f ऑफ g निकाला वो भी x आ गया और गॉफ निकाला वो भी x आ गया अगर इनवर्स है तो क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल भी हैं? ऐसे बोल दूं, गॉफ और फॉग ये दोनों बात बराबर है? Yes, sir. अच्छा, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का आंसर x आ रहा है, तो ये ठीक ही है, सही है, दोनों इक्वल ही होंगे। बट बेटा ऐसे जनरली नहीं होता। उसका रीजन क्या है? जो x आंसर आया, जैसे मैंने फॉग निकाला, ये भी x आ गया और ये भी x आ गया, लेकिन पहले वाला जो x है वो किससे बिलोंग करता है? कोई बताएगा? पहले वाले केस में x की कोई ना कोई वैल्यू भी तो होगी। कहां से कहां बिलोंग करेगी बताओ? जब आप फॉग निकालोगे तो x कहां से कहां बिलोंग करेगा? जो पहले वाला x होगा वो किससे बिलोंग करेगा? डोमेन ऑफ किससे बिलोंग करेगा? g से नहीं करेगा gx भाई, क्योंकि फॉग जब आप निकालते हो फॉग का मतलब ये होता है ना f ऑफ gx। तो ये तो डिफाइन ही तब होगा ना जब g के डोमेन में आता होगा। जो g फंक्शन का डोमेन होगा वही तो x होगा। ये बात समझ में आई? Yes, sir. क्योंकि जब आप फॉग निकालते हो तो पहले gx निकालते हो, तो gx में जो x आप लेते हो, जो x लोगे वो तो g फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा ना। तो यहां पर जो आपका x आया है वो डोमेन ऑफ g फंक्शन से आएगा, ठीक है? और जब आप गॉफ निकालोगे तब कहां से आएगा बताओ? Domain गॉफ of f. निकालने का मतलब g ऑफ fx, अब तो f से आएगा। ये समझ में आया? Yes, sir. तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब ये जो आंसर x तो आगे दोनों के दोनों, पर ये डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला x आया है वो कहां से आ रहा है? वो मेरा आंसर आ रहा है डोमेन ऑफ g फंक्शन से, और जो क्योंकि वो प्लास्टर था x आया है वो कहां से प्लास्टर आया नहीं है? f वाले डोमेन से। एक्सीडेंट होए लगा रहा है तो बात अच्छा बेटा म्यूट करके रखो, कोई म्यूट है उसके बाद में
ਪਲਸਤਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲਸਤਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਮੜੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਬਾਹ ਮੁਰਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ हाथ के देख इधर हाथ मो- हो गया ਆਹੋ ਤਾਂ जब ਉੱਪਰ बेटा ਦੀ ਜਿਹੜੀ सारे के ਹੈ सारे म्यूट करके रखो अपने आप को बेटा। सभी म्यूट करके रखेंगे बेटा अपने आप को, ठीक है। बैकग्राउंड साउंड नहीं आना चाहिए बेटा किसी को भी, ठीक है। ओके, तो यहां तक समझ में आया सभी को कि दोनों जो एक्स निकले हैं वो देखने में सेम लग रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इक्वल होंगे। ये क्लियर है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। ओके, लॉजिक समझ में आया सभी को कि इनवर्स फंक्शन कब निकलता है, कब किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ग्राफ जो होता है वो इनवर्स और फंक्शन का y इक्वल टू x लाइन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और जब हम गॉफ या फॉग निकालेंगे, अगर g और f आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं तो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आएंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? चलो कुछ Yes. क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स से में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालते कैसे पहले ये सीखते हैं पहले। लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, लेट्स से f दिया हुआ है r प्लस का मतलब क्या है, जीरो ले सकते हैं r प्लस में, नो सर। बताओ। नहीं ले सकते, ठीक है। तो मान लो एक फंक्शन No, दिया हुआ sir. है, ठीक है ठीक है। चलो एक दूसरा लेता हूँ, fx ले लेता हूँ। चलो r प्लस ये लेते हैं, r प्लस से लेकर दिया हुआ है -5 से इंफिनिटी, मतलब a बेसिकली आपका ये है सेट और ये b है। तो fx दे रखा है, fx की वैल्यू दी हुई है लेट्स से 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये फंक्शन दिया हुआ है। डिफाइंड ऑन a टू b, जिसमें a आपका r प्लस है, मतलब कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब 0 से बड़े वाले सारे, और रेंज दिया हुआ है या कोडोमेन दिया हुआ है -5 से इंफिनिटी, ठीक है। कोडोमेन बोलूंगा अभी मैं। अब मुझे चेक करना है क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इज f इन्वर्टेबल, ऐसे पूछ लिया, क्या f जो है वो इन्वर्टेबल है। इफ यस देन फाइंड भी करके दिखाओ कि f इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले इन्वर्टेबल के होने के लिए मुझे पहले सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या ये 1 1 और ऑन टू है। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे बताओ। जो fx है आपको याद होगा कैसे चेक करते थे 1 1। हाँ बेटा, फंक्शन लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी से। फिर हम ये नहीं, हाँ लिख लिया, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है fx इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5 ऑन a टू b, जिसमें a आपका पॉजिटिव रियल नंबर है सारे 0 से लेकर इंफिनिटी, और जो b है वो -5 इंक्लूडेड है से इंफिनिटी तक। तो मुझे पहले सबसे पहले चेक करना है 1 1 है या नहीं। तो चेक कर रहे हैं 1 1 है या नहीं फंक्शन। तो 1 1 कैसे चेक करते थे याद है, लेट करते थे fx1 इक्वल टू fx2 मान लेते थे। हम मान लेते थे कि दो आउटपुट सेम आ रहे हैं x1 और x2 के लिए, तो उससे कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि x1 और x2 भी इक्वल है। अगर ऐसा ही आता है तो फिर मैं कह दूंगा 1 1 है। तो मैंने क्या करा, fx1 इक्वल टू fx2 रखा, वैल्यू क्या आएगा 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5, और राइट साइड पे आएगा 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5, मतलब x1 और x2 रख दिया दोनों जगह पर। 5 माइनस 5 कट गया दोनों जगह पर। 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 6x2 माइनस 6x1। 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ये जो कि होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और फिर a प्लस b, ये आ गया, और इक्वल टू 6 टाइम्स आ गया, 6 टाइम्स आ गया x2 माइनस x1। तो यहां से अगर मैं ये काट कर माइनस साइन लिख देता हूं -6, तो क्या आ रहा है 9 टाइम्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -6, ये आ रहा है ना, ठीक है। Yes, sir. Yes, तो ये sir. जो मैंने काटा ये ठीक है, ये ठीक है काटना इस तरह से, बताओ। तो अब कोई बच्चा क्या करेगा, देखो मैं दो तरह से करके दिखा रहा हूं। एक बच्चे ने ऐसे करा और उसने कह दिया इसमें तो x1 x2 के इक्वल नहीं आ रहा, ये तो ऐसा आ रहा है 9 टाइम्स x1 प्लस x2 इक्वल टू -6, और उस बच्चे ने बोल दिया नॉट 1 1, उसने कह दिया भाई 1 1 नहीं है। तो जिस बच्चे ने ऐसे करा उसका क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। जिस बच्चे ने ऐसे करा, क्यों गलत है। अब एक बच्चे ने ऐसे करा, और 9x1 माइनस x2 टाइम्स x1 प्लस x2 इक्वल टू लिखा था -6 टाइम्स, अच्छा -6 ने प्लस ही लिखा था यहाँ, तो
प्लस 6 टाइम्स x2 माइनस x1 ऐसे लिखा था। उस बच्चे ने क्या किया, काटा नहीं दोनों तरफ इस तरह से, उसने पहले इसको यहाँ शिफ्ट किया। जब यहाँ शिफ्ट किया तो ऐसा हो गया 9x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 माइनस टाइम्स 6 टाइम्स माइनस 6 टाइम्स x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। फिर उसने क्या किया, 9 टाइम्स x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 माइनस की जगह प्लस लिख दिया और अंदर उल्टा कर दिया। ऐसे कर सकते हैं ऐसे, Yes, sir. Yes, sir. माइनस आंसर। और इन दोनों में आपको दिख रहा होगा कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, x1 माइनस x2 कॉमन आ गया और बचेगा क्या, 9 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। Yes. आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि x1 या तो x2 के इक्वल है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 9 टाइम्स x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस 6 है ना। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इन दोनों पॉसिबिलिटी में से मुझे चेक करना है कि कौन सी पॉसिबल है कौन सा नहीं है। तो ये x1 इक्वल टू x2 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है भाई, क्योंकि दो x की वैल्यू सेम हो सकती है और एक पर्टिकुलर y के लिए दो x की वैल्यू भी सेम होंगी, ऐसा हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है, 9 टाइम्स x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस 6। तो मैंने देखा x1 और x2 आते कहां से हैं, x1 और x2 कहां से आते हैं भाई, ये जो डेफिनेशन है बेटा, ये ध्यान रखना, ये जो डेफिनेशन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने इसको इग्नोर कर दिया उसका आंसर निकलेगा ही नहीं। तो आपने नोटिस करा कि जो सेकंड वाला केस है, अब किसी बच्चे ने क्या करा, ऐसे बोल दिया कि x1 इक्वल टू x2 भी आ रहा है और दूसरी पॉसिबिलिटी भी आ रही है। तो दूसरी अगर पॉसिबिलिटी आ रही है और उसने फंक्शन की डेफिनेशन को बिना देखे, मैंने बोला बेटा सभी को म्यूट करके रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीछे बैकग्राउंड साउंड आ रहा है किसी का, म्यूट करके रखो सारे के सारे। मैंने सभी को म्यूट कर दिया, ठीक है। फिर जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब अनम्यूट कर दूंगा, बिकॉज पीछे से किसी का ना बैकग्राउंड साउंड आ रहा था। ओके, तो दो पॉसिबिलिटी आई, x1 इक्वल टू x2 के इक्वल आ रहा है या फिर 9 टाइम्स x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस 6। तो किसी बच्चे ने ये देखा पहला, उसको लगा 1 1 है, फिर लेकिन और देखा तो और की वजह से उसने बोल दिया ये 1 1 नहीं, 1 1 नहीं है, गलत। पर ये भी 1 1 है, क्यों है, क्योंकि जो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबल ही नहीं है। ये वाली पॉसिबिलिटी 9 टाइम्स x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस 6, क्यों, क्योंकि अगर ये तो कभी होगा ही नहीं। रीजन, बिकॉज रीजन x1 और x2 कहां से बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब सोच के देखो, अगर x1 और x2 पॉजिटिव रियल नंबर है और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी माइनस यानी माइनस का 6 आ सकता है, ये तो कभी आएगा ही नहीं। तो ये कभी अगर आएगा ही नहीं तो फिर यानी पॉसिबिलिटी सिर्फ यही होगी x1 इक्वल टू x2, क्योंकि दोनों x सेम हो सकते हैं। ये क्लियर है। तो ये फंक्शन क्या होगा भाई, 1 1 है ही, आया समझ में। तो जिस बच्चे ने पहले कैंसिल आउट कर दिया वो x1 और x1 माइनस x2, उस बच्चे को तो x1 इक्वल टू x2 मिला ही नहीं, तो उसने गड़बड़ कर दी। और मैंने मना करा था, तुम्हें याद होगा कि जब भी ऐसे सॉल्व करते हैं इक्वालिटी के साइड पर दोनों को वेरिएबल्स को इस तरह से कट नहीं करते, क्योंकि अगर आप इस तरह से कट कर दोगे तो आपका इसको कहते हैं लॉस ऑफ रूट्स। जैसे कोई कहता है कि x स्क्वायर इक्वल टू 3x, तो किसी बच्चे ने ऐसे काट के बोल दिया कि x इक्वल टू 3 है, तो ये रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये रॉन्ग है। करेक्ट आंसर होना चाहिए x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 0, ये दो आंसर आएंगे, कॉमन लेकर करना है। क्लियर है। अच्छा, तो जिस बच्चे ने काट दिया वो रॉन्ग हो गया, तो आपने सीखा कि इस तरह से कैंसिल आउट नहीं करना। दूसरी बात, अगर आपके दो आंसर आ जाते हैं तो दोनों आंसरों को क्या करना है, दोनों आंसरों को एक बार चेक करना है क्या दोनों पॉसिबल हैं। अगर दोनों ही पॉसिबल हैं तो 1 1 नहीं है, क्योंकि x1 इक्वल टू x2 ठीक है, लेकिन अगर 9 टाइम्स x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस 6 भी आ रहा है तो इसका मतलब x1 और x2 डिफरेंट होकर भी कुछ आ सकता है और डिफरेंट आंसर, तो ये पॉसिबल है, तो फिर वो 1 1 नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि ये वाला केस तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि x1 और x2 कहां से डिफाइन करेंगे, कहां से डिफाइन करेंगे, रियल नंबर से, पॉजिटिव रियल नंबर से। तो अगर x1 और x2 दोनों के दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है तो कभी हमारा ये आंसर आएगा ही नहीं। और जब आएगा ही नहीं तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि x1 और x2 दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर है सभी को। ठीक है, मैं अनम्यूट कर पाओगे आप, तो अगर बेटा किसी को डाउट है तो पूछ लो। ओके, आई हैव अनम्यूटेड ऑल, तो आप अगर कुछ डाउट है तो पूछो। सभी को आया बेटा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो ये सभी को क्लियर हुआ कि ये 1 1 फंक्शन है अभी? Yes. Yes, sir. तो जो बातें मैंने डिस्कस करी है बहुत बारीकी से डिस्कस करी है कि भाई कोई बच्चा कैसे करेगा और रॉन्ग कर सकता है। तो मैंने बता दिया कि जब आप दोनों साइड पे इस तरह से वेरिएबल लिखाओ x1 माइनस x2 या x टाइम्स कुछ लिखाओ तो इस तरह से कैंसिल आउट नहीं करना। अच्छा, कोई बच्चा पूछेगा कि 3 और 9 को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं ऑपोजिट साइड पे, वो ठीक है। किसी बच्चे ने अगर ऐसे कर दिया कि 3x स्क्वायर इक्वल टू 9x और ऐसे लिख दिया x स्क्वायर इक्वल टू 3x, ये ठीक है,
क्योंकि कांस्टेंट तो कभी जीरो होता ही नहीं है ना, तो उसको तो काट सकते हो आप। पर अगर वेरिएबल लिखा है तो ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना कि एक्स स्क्वायर से एक्स एक कैंसिल कर दिया और आपने x इक्वल टू 3 बोल दिया, उससे क्या होगा, लॉस ऑफ रूट, मतलब एक x की जो पॉसिबल वैल्यू थी 0 वो इग्नोर हो गई, तो ऐसे नहीं काटना। और दूसरी चीज, जब आपकी दो पॉसिबिलिटी आए तो दो पॉसिबिलिटी में से दोनों को चेक करो, क्या दोनों पॉसिबल है। x1 इक्वल टू x2 तो पॉसिबल है, पर क्या 9 टाइम्स x1 प्लस x2 कर क्या कभी -x आएगा? तो आपने देखा कि जो x था वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया था पॉजिटिव रियल नंबर से। तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मैं x1 और x2 को लूंगा तो उनको 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके कभी भी -6 तो आएगा ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो फिर ये 1 1 है। अब आता है ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू के लिए कैसे चेक करेंगे? अब चेक कर रहे हैं ऑन टू है नहीं फंक्शन, तो फंक्शन को ऑन टू चेक करने के लिए कैसे करना है, ऐसे करना है, जो फंक्शन लिखा हुआ था, जो फंक्शन लिखा हुआ था, क्या लिखा था, 9x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 5, ये लिखा हुआ था। एक काम करो, fx को y मान लो, और आपको अब क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। आपको x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, क्योंकि आपको याद होगा जब फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं, चलो अभी इनवर्स पे नहीं जाते हैं, सिर्फ इस तरह से निकालते हैं कि y x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो आपने नोटिस करा कि x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालना इतना इजी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है x स्क्वायर, यहां पे लिखा है x, तो जब तक ऐसे लिखा हुआ है तो आप x की वैल्यू अगर निकालोगे तो उसमें भी x आ जाएगा, उसमें y की जगह x भी आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लिखा है और एक जगह पे 1 पावर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जब भी ऐसा आ जाए, क्वाड्रिक आ जाए, तो आपको x की वैल्यू अगर y के टर्म्स में निकालनी है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बताओ कैसे बनाएंगे? 9 पहले कॉमन ले लो, ये ठीक है, 9 कॉमन लेकर मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x स्क्वायर प्लस 6/9x माइनस 5/9, ये आ गया। फिर आपने x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखा, 6/9 को तो आप 2/3 लिख सकते हो, 2/3x माइनस 5/9। अब किसी को याद है कैसे बताया था मैंने परफेक्ट स्क्वायर? x प्लस किसका होगा होल स्क्वायर, कोई बताएगा? x प्लस किसका होल स्क्वायर लिखें? x प्लस, मैंने कहा था जो x का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ लेते हैं, तो 2/3 का हाफ 1/3 होगा। इसका स्क्वायर लिख दिया, और 1/3 जो b लिखते हो आप, x प्लस 1/3 लिखा है, उसमें 1/3 का स्क्वायर माइनस भी करना है इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और माइनस 5/9। तो इसको सॉल्व करके भाई क्या आएगा, सॉल्व करके आएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस का 1/9 और माइनस 5/9, तो कितना हो जाएगा, -6/9 हो जाएगा। -6/9 होता है -2/3, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक Yes. ब्रैकेट ओपन कर दिया, 9 टाइम्स क्या आ गया, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और 2/3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। और आपको x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, तो आप क्या करोगे, 6 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दोगे, तो y प्लस 6 इक्वल टू आ गया 9 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर आ गया y प्लस 6/9, और जब आप रूट लोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या, y प्लस 6 रूट में आएगा, और डिवाइड बाय 9 का रूट 3 होता है, तो लास्ट x की वैल्यू आ गई आपकी -1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6/3। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. Yes. ये जो आपका x का वैल्यू आया, अब ये जो आपका x का वैल्यू आया y के टर्म्स में, अब आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो कैसे चेक करोगे, आपको पता है ऑन टू होने के लिए y कहां से बिलोंग कर रहा था, बताओ y कहां से बिलोंग करता है? जो y बिलोंग कर रहा था वो कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, -5 से इंफिनिटी, है ना। जो x बिलोंग करता था वो कहां से बिलोंग करता था, पॉजिटिव रियल नंबर से। जो y बिलोंग करता था, एक मिनट होगा, -5 से इंफिनिटी, तो आपका y -5 से इंफिनिटी था और x पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था। हाँ बोलो, ठीक है, सर लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे अगर ये चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो आपको ये बात पता है कि ऑन टू होने के लिए हर y जहां से मतलब बिलोंग करता है, जिस सेट से बिलोंग करता है, y कहां से बिलोंग कर रहा था, -5 से इंफिनिटी, तो -5 से इंफिनिटी जो y बिलोंग करता है, -5 से इंफिनिटी, उन सभी के लिए कोई ना कोई x होना चाहिए जो कि पॉजिटिव रियल नंबर देना चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे देखकर बताओ कि क्या अगर मैं y की वैल्यू, इन दोनों में से पहले बताओ x की वैल्यू कौन सी लेंगे, माइनस वाला केस लेंगे, प्लस वाला केस लेंगे? प्लस वाला केस लेंगे, क्यों? माइनस को इग्नोर कर देंगे, क्यों इग्नोर करेंगे भाई, क्योंकि अगर माइनस वाला ले लिया तो -1 वो भी नेगेटिव, और माइनस का रूट y प्लस 6, क्योंकि रूट का आंसर पॉजिटिव आता है और बाहर नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आंसर होगा, इसको तो इग्नोर कर देंगे, ठीक है भाई, इसको हमने इग्नोर कर दिया, क्लियर है?
रीजन क्या देगी? Yes. क्योंकि सिंस x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये तो लेना ही नहीं है। तो ये आ गया आपका x, इसको कंसिडर करोगे। अब इस x को देखकर आपको बताना है क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो आपने देखा y जो है वो किससे बिलोंग करता है? -5 से लेकर इंफिनिटी। तो अगर मैं कोई भी वैल्यू -5 से इंफिनिटी के बीच में लेता हूं और रूट में रखता हूं रूट y+6, तो क्या वो आंसर पॉजिटिव देगा मुझे? सोच के बताओ। No, sir. Sir. भाई अगर y की वैल्यू कहां से कहां तक है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, तो -5 से लेकर इंफिनिटी, तो y+6 कहां से कहां तक होगा? 1 से लेकर इंफिनिटी, ये ठीक है। फिर y+6 का रूट कहां से कहां तक होगा? वो भी 1 से इंफिनिटी। फिर y+6 का रूट डिवाइड बाय 3, वो कहां से कहां तक होगा? 1/3 से लेकर इंफिनिटी। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और साथ में क्या लिखा हुआ है? साथ में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, मैंने एक गड़बड़ कर दी। मैंने y+6 का जब रूट लिया उससे पहले -1 भी तो लेना था, तो नेक्स्ट स्टेप में -1 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो y+6 रूट के साथ हमने क्या कर दिया? -1 भी कर दिया। तो दोनों तरफ अगर -1 करेंगे तो 0 से बड़ा लेस देन इंफिनिटी, ये ठीक है। और फिर 3 से हमने क्या करा है? डिवाइड। तो 0 को अगर 3 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, और यहाँ पर इंफिनिटी। तो ये जो आंसर आया यही आपका x है। और x स्टार्टिंग में क्या लिखा होता है, याद है किसी को? पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब 0 नहीं आना चाहिए। तो फिर एक गड़बड़ हो गई हमारे से। क्या गड़बड़ होगी? ये जो हमने y का हमने वो इंटरवल लिखा है, ये 5 कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए था? ओपन। कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। क्यों ओपन होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं क्लोज कर दूंगा फिर तो 0 भी आ जाएगा, और पॉजिटिव रियल नंबर x की वैल्यू है तो उसमें 0 तो इंक्लूड नहीं होगा ना, तो -5 से लेकर इंफिनिटी ओपन आएगा। तो जो आपका y बिलोंग करता है वो -5 से इंफिनिटी, लेकिन -5 नहीं। तो यहां पर भी फिर क्या आएगा? ये जो मैंने इक्वल टू लगा दिया, यहां पर क्या लिख दो? सिर्फ ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखकर बताओ, ये जो आया आपका आंसर, ये 0 से इंफिनिटी आ रहा है, तो क्या आपका x कोई ना कोई ऐसी वैल्यू मिल जाएगी ना 0 से इंफिनिटी के बीच में, जिसके लिए y -5 से लेकर इंफिनिटी के बीच में होगा? ये बात क्लियर है? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हो गया कि हर y के लिए जो -5 से इंफिनिटी के बीच में, उसके लिए मेरे पास कोई x ऐसा होगा जो 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि कोई ऐसा वैल्यू आ जाता, लेट से ये जो आंसर हमने निकाला ये वाला पार्ट, ये लेट से कुछ ऐसा आ जाता -1 से लेकर इंफिनिटी, फिर रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर y की वैल्यू लेने से आपका जो पूरा आंसर -1 प्लस रूट y+6 डिवाइड बाय 3 अगर आपका नेगेटिव भी आ रहा है, तो उस नेगेटिव के लिए मेरे पास तो x की कोई वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि x तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो फिर मैं कहूंगा ऑन टू नहीं। ये आप समझ में आई? Yes, sir. क्लियर है Yes, बेटा सभी sir. को? और लास्ट पार्ट, अब ये ऑन टू, अब ये प्रूव हो गया कि ऑन टू भी है, ये ऑन टू है। तो फिर इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? उसका इनवर्स यही होगा जो आंसर निकाला आपने। क्या आपने आंसर निकाला है? -1 प्लस रूट +6 डिवाइड बाय 3। लेकिन इस बार बस आप क्या करोगे, जहां पर y लिखा हुआ है वहां पर x लिख दोगे। बस क्या लिख दोगे? X. x लिख दोगे। क्लियर है? तो ये जो आपने ऑन टू निकालने के लिए जो मेथड निकाला आपने कि ऑन टू चेक करने के लिए, उसमें आपने क्या करा? सबसे पहला fx को आपने y मान लिया और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली। x की जब वैल्यू निकाली आपने इन टर्म्स ऑफ y, फिर आपने ये चेक किया कि हर y जो -5 से लेकर इंफिनिटी के बीच में है, उन सभी के लिए जो x की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक आ रही है? 0 से लेकर इंफिनिटी। और आपका जो x दिया हुआ था कहां से कहां तक? वो पॉजिटिव रियल नंबर मतलब 0 से इंफिनिटी ही दिया हुआ था। यानी कि हर y के लिए मेरे पास कोई ना कोई x की वैल्यू है, और अगर ऐसा है तो फिर वो ऑन टू है। और फिर जो इनवर्स होगा उसके लिए अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप निकाल ही चुके हो इनवर्स। जो आपका इनवर्स होगा वो जो आपने ये जो x निकाला इन टर्म्स ऑफ y, ये जो निकाला ये वाला, यही आपका इनवर्स है। बस y की जगह क्या रख देना? x लिख देना। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, समझ में आ sir. गया बेटा सभी को? तो हमने सीखा कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट अगर करता है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि 1 1 और ऑन टू बाइजेक्टिव होना चाहिए। वो भी समझ लिया ऐसा क्यों कंडीशन है। ठीक है बेटा, सभी को आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, Sir. ओके।
ओके, थैंक यू ऑल। एंड बेटा ये सारा का सारा रिवाइज करना, इनवर्स कैसे निकालते हैं फंक्शन का, क्या कंडीशंस हैं, और मैं नोट्स ड्राइव पर अपलोड कर देता हूँ क्लास के बाद, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्लास में क्योंकि इसके बाद ना थोड़े से कुछ क्वेश्चंस और करने के बाद आईटीएफ स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है बेटा। उसके लिए इनवर्स आपको पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, इनवर्स फंक्शन का और फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जो एक्स लाइन होती है उसमें रिफ्लेक्शन होते हैं एक दूसरे की, ठीक है। और जो कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे, तो बेटा ये पढ़ के रखना सारे, ठीक है। Okay, sir. थैंक यू ऑल, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.